गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। क्लास 9th का लेसन हम पढ़ रहे थे, लेसन 5, और लेसन का नाम था जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ओके गाइस, इसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ लिया था और कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था, कोशिका की खोज किन्होंने की थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया था और कोशिकाओं की संरचना व संगठन के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम इसमें ये बात करेंगे कि कोशिकाओं का जो संगठन और जो संरचना थी उसके आधार पर आज हम बात करेंगे उसमें पहले पॉइंट की, और वो पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली के बारे में, कि कोशिका के चारों ओर एक आवरण होगा, उस आवरण को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो गाइस ध्यान रखना आप कि कोशिकाओं के चारों ओर एक आवरण होगा जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। इस कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है कि विभिन्न पदार्थों को कोशिका के अंदर भेजना और कोशिका से बाहर लाना, इनका मुख्य कार्य यही है। तो इस कोशिका झिल्ली के आधार पर हम समझेंगे कि जो कोशिका है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, उसमें इस कोशिका झिल्ली की जो इंपॉर्टेंस है, महत्वता जो है, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, और कोशिका झिल्ली को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली, ध्यान दीजिए, हमने यहां पर एक सेल को डेवलप किया है, ये इसका केंद्रक है। ओनली हम कोशिका झिल्ली के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चारों ओर जो एक घेरा मैंने बनाया है, ये कुछ माइक्रो सेल से डेवलप होता है। सूक्ष्म कोशिकाएं इसके चारों ओर आवृत रहती हैं, या कोशिकाओं का जो घेरा है, ये आवरण जो है, ये प्लाज्मा झिल्ली, जो बाहरी आवरण है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर जाने देती है। जैसे जल की हम बात कर लेते हैं, तो जल को अंदर जाने देना और अनावश्यक पदार्थों को उस कोशिका से बाहर निकालना। ठीक है, यानी कि ये पदार्थों को अंदर जाने देने में और बाहर निकालने में मुख्य योगदान इस कोशिका झिल्ली का होता है। अब हम सबसे पहले यहां पर यह देखना चाहेंगे कि जो कोशिका झिल्ली है, पदार्थों के आगमन पर और उनके जाने पर, मतलब पदार्थों को प्रवेश करवाने के आधार पर और निकालने के आधार पर ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि पदार्थों के आगमन के आधार पर ये कोशिका झिल्ली जो होती है, मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार इसका है चयनात्मक कोशिका झिल्ली। ठीक है, आप थोड़ा इसको डिटेल से समझें और सावधानी पूर्वक कंसंट्रेशन के हिसाब से आप यहां पर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, यानी कि चयनात्मक झिल्ली। अब इसमें क्या होगा कि जो कोशिका झिल्ली होगी वो चयन के आधार पर अणुओं को या आयनों को कोशिका के अंदर जाने देगी, और चयन के आधार पर ही वो कोशिकाओं से उनको बाहर को आने देगी। ठीक है, यानी चयन के आधार पर विलायक के अणुओं को या विलय पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर जाने देना और कोशिकाओं से बाहर भेजना। तो इसका उदाहरण है कि ऐसी कोशिका झिल्ली का क्या नाम है जो चयनात्मक कोशिका झिल्ली की तरह कार्य करती है या चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है, तो उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली, जिसका दूसरा नाम है कोशिका झिल्ली। गाइस यहां तक समझ में आ गया होगा आपको मैंने जो कहा अभी, कि पदार्थों के आगमन के आधार पर, यानी कि पदार्थ जो हैं कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं, उसके आधार पर इन झिल्लियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली झिल्ली है कोशिका झिल्ली, जिसमें हम बात करेंगे चयनात्मक झिल्ली के बारे में कि चयनात्मक जो झिल्ली है वो क्या करती है। तो ध्यान रखना कि ये चयनात्मक जो झिल्ली है, विलायक व विलेय के पदार्थ जो हैं
उनके चयन के आधार पर कोशिकाओं के अंदर उनको भेजती है। अब सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने भी आपसे कहा है विलायक, ओके गाइस, विलायक और विलेय, इनको पहले आप समझ लीजिए, विलायक और विलेय पदार्थ। ओके गाइस, विलायक का मतलब होता है जल, विलायक का मतलब क्या होता है, जल, और विलेय पदार्थ का मतलब होता है इस जल में घुले हुए पदार्थ। समझ में आ गया कि विलायक का मतलब जल और विलेय पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि इस जल में घुले हुए पदार्थ। और हमने क्या कहा है यहां पर चयनात्मक झिल्ली में कि चयनात्मक झिल्ली क्या करती है, विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को चयन के आधार पर इन कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है, वो झिल्ली चयनात्मक झिल्ली कहलाती है। और उस झिल्ली का उदाहरण है प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, कोई डाउट नहीं। दूसरी बात करते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली। सेकंड झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली, इनके बारे में समझते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। और यहां पर विलायक क्या है, जल, विलायक क्या है, जल, अर्थात वह झिल्ली जो केवल जल के अणुओं के लिए पारगम्य हो, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली केवल जल के अणुओं को ही कोशिका के अंदर जाने देगी, बाकी को नहीं जाने देगी, और बाहर भी केवल जल के अणुओं को ही निकलने देगी। ठीक है, तो वो झिल्ली कौन सी कहलाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसका उदाहरण है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे सर चयनात्मक झिल्ली को भी हमने एग्जाम्पल में प्लाज्मा झिल्ली लिखा है, तो आपने सही सुना है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो चयनात्मक झिल्ली की तरह ही कार्य करती है। उसे हम चयनात्मक झिल्ली भी कह सकते हैं या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कह सकते हैं। दो झिल्लियों के बारे में हमने बात कर ली है, तीसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं, अपारगम्य झिल्ली। थर्ड है अपारगम्य झिल्ली, इसको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे। अपारगम्य, ना तो कोई विलय के पदार्थ अंदर आ सकते हैं, ना ही विलायक के पदार्थ अंदर आ सकते हैं, और ना ही बाहर निकल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी जो झिल्ली होगी वो क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली। अर्थात वह कोशिका झिल्ली ना तो किसी भी विलायक या विलय के पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर जाने देती है और ना ही कोशिकाओं से बाहर निकलने देती है। ऐसी जो झिल्ली क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। और इसका उदाहरण हम दे देते हैं आपको, इसका उदाहरण है क्यूटिकल। क्यूटिकल, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्यूटिकल। ठीक है गाइस, अब चौथी झिल्ली के बारे में हम पढ़ते हैं। चौथी झिल्ली आपकी है पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। पार कर जाना, कोई रोक टोक नहीं, आओ जाओ कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि ऐसी कोशिका झिल्ली जो ना तो विलायक और ना ही विलय के पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने से रोकती हैं और ना ही कोशिका से बाहर आने के लिए रोकती हैं, वो झिल्ली क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। और उस झिल्ली का उदाहरण है, पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो पादपों में उपस्थित होती है, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। यानी कोशिका भित्ति जो है ना, उसका कोई रोल नहीं होता है, चाहे विलायक अंदर जा रहा हो कोशिका के अंदर, चाहे विलय पदार्थ अंदर जा रहा हो, चाहे बाहर निकल रहे हो। पारगम्य यानी कि दोनों के लिए पारगम्य होती है, वो झिल्ली पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ओके गाइस, अब कुछ हम इस एग्जांपल से इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें कोशिका झिल्ली जो है वो समझ में आए, और कोशिश हम यही करेंगे कि उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकें। आप सभी ने अंडा देखा होगा मुर्गी का, देखो खाने वाले अंडे मुर्गी के ही होते हैं, अंडे तो ऐसे बहुत सारे जीवों के होते हैं। मुर्गी का अंडा हमने लिया, मुर्गी देखिए, उसका अंडा हमने लिया। अब हमारे पास अंडा है,
अब इस अंडे का हमें करना क्या है, देखिएगा इस अंडे के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण होता है। किसका आवरण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण होता है। ठीक है, अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण को इस अंडे से हटा दें, और हटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तनु HCl का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहां पर हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम क्या देखते हैं, देखिए हमने अंडा लिया और अंडे के ऊपर किसका आवरण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है। ठीक है, इस आवरण को हमने तनु HCl जो अम्ल है उसके माध्यम से हटा दिया है। अब हमारे पास कोशिका आवरण रहित अंडा बच गया है अपने पास। अब उसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण नहीं है, केवल अपने पास अंडा ही है। अब इस अंडे को हमने क्या किया? जल के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? जल के अंदर डाल दिया है। अब अंडा जल के अंदर पड़ा हुआ है, ये बीकर है, इसमें ये जल भरा हुआ है, ये बीकर है और ये इसमें जल है, और इसके अंदर हमने एक अंडे को डाल दिया है, ये इसमें अंडा पड़ा हुआ है, ये अंडा। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ी देर वेट करना है, बस वेट करना है आपको और देखना है। मैंने आपसे एक प्रीवियस चैप्टर में ये कहा था कि जो विसरण और परासरण की जो क्रियाएं होती हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती हैं, और तब तक होती रहती हैं जब तक कि दोनों जगह सांद्रताएं समान ना हो जाएं। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अंडे के अंदर जल की मात्रा हमें नहीं पता है कितनी है, ठीक है, लेकिन बाहर हमें पता है कि बीकर में बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा? हमने कुछ समय के लिए इस अंडे को इस पानी में रख दिया है, और हम कुछ समय बाद जब देखते हैं तो इस अंडे का साइज बढ़ने लगता है। इस अंडे का साइज बढ़ने लगता है, अंडा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अंडे के ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण हटा दिया है और उसके ऊपर कोशिका का आवरण बचा हुआ है। अब उस अंडे के अंदर जल की मात्रा कम है, जबकि अंडे के बाहर जल बहुत सारा भरा हुआ होता है। अब कोशिका जो झिल्ली है उसकी, वो जल के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, इसलिए जल के अणु जैसे ही उस अंडे में प्रवेश करते हैं तो अंडे का आकार बढ़ने लगता है। ओके गाइस, अब इस एग्जांपल को हम अलग तरीके से समझते हैं। अभी तो हमने उस अंडे को जल में रखा है और देखा है कि कोशिका झिल्ली में जल कैसे प्रवेश करके अंदर जा रहा है, कोशिका झिल्ली में पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि फिर हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में अब हमने क्या किया? जल के बजाय हमने नमक का घोल रख दिया है। ये नमक का घोल है। ओके गाइस, और इस नमक के घोल में हमने क्या किया? इस अंडे को यहां पर रखा है, ये अंडा है। अब आप समझना, वापस मैं एक बार इधर आ जाता हूं कि जल के अंदर जब हमने अंडे को रखा, कुछ समय बाद अंडा जो है वो फूल जाता है, क्योंकि बाहर जो जल की सांद्रता है वो अंडे के अंदर जो जल है उससे ज्यादा है। और मैंने कहा था कि डिफ्यूजन यानी कि विसरण में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से विलय के जो अणु हैं वो निम्न सांद्रता की ओर आते हैं, यानी कि ज्यादा जल जिधर था वो कम जल जिधर है उधर जा रहा है, यानी कि जल अंडे के अंदर प्रवेश कर रहा है और अंडे का आकार उसने बढ़ा दिया है। और तब तक ये प्रक्रिया होती रहती है कि जब तक दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, यानी कि बाहर भरा हुआ जल और अंदर भरा हुआ जल जो है उन दोनों की सांद्रताएं जब बराबर हो जाएंगी तो ये विसरण की प्रक्रिया रुक जाती है। उसके बाद वो अंडा ज्यादा मोटा नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा किशमिश को अगर हम पानी में कुछ समय के लिए डाल देते हैं तो फूल जाती है, ठीक है। जल में डालते हैं तो अगर उसी किशमिश को अगर हम
किसी भी, या यूं कहें अंगूर को आप ले लीजिए, पहला एग्जांपल मैंने आपको किशमिश का दिया है। अगर किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं कुछ समय के लिए तो फूल जाती है। अगर हम अंगूर को चाशनी या चीनी के घोल में डाल दें तो वो सिकुड़ जाती है। दोनों में वही अंतर है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर अंडा जो है उसको हमने नमक के घोल में रख दिया है, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो अंडा है ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने लगता है। अब ऐसा क्यों? अगर जब हम अंडे को नमक के घोल में रखते हैं तो अंडा जो है वो सिकुड़ने लगता है, और जब हम अंडे को पानी के घोल में रखते हैं तो अंडा फैलने लगता है। और अगर उस अंडे को हम नमक के विलयन में रखते हैं तो वो अंडा सिकुड़ने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोशिका झिल्ली आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कोशिका झिल्ली जो है वो केवल जल के अणुओं को ही पार करवाती है। अब नमक के अंदर जब हमने अंडे को रखा तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि नमक के घोल में पानी की मात्रा ज्यादा नहीं है, नमक की मात्रा ज्यादा है। जबकि अंडे के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो पानी उस नमक के घोल में आना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो अंडा सिकुड़ जाता है। और जब हम जल में अंडे को रखते हैं तो अंडे के बाहर जल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो अंडा उस जल को अवशोषित करता रहता है, फूल जाता है। तो मैंने आज आपको कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ाया है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको होता है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक्स गाइस।